तो एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम मांग की लोच में अवकलन के जो प्रयोग है उसको समझेंगे। साथियों, हमने अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग की एक नई सीरीज चालू की है। उस सीरीज़ में आज हम ये सेकंड, जिसमें हम अवकलन के बारे में, डिफरेंशियल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और उसमें हम इस बात को जानेंगे आज की वीडियो के अंदर, जो इलास्टिसिटी होती है उसमें डिफरेंशियल का क्यों यूज किया जाता है। हमने मांग की लोच से संबंधित एक वीडियो, फुल वीडियो हमने डाला है, वो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। यहाँ केवल हम इलास्टिसिटी में केवल अवकलन के प्रयोग को समझेंगे, साथ ही साथ कुछ और बिंदुओं को जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, और फलन में जो आश्रित चर और स्वतंत्र चर जिनको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वे क्या होते हैं, और इस फलन का लोच के साथ, इलास्टिसिटी के साथ क्या संबंध है। और साथ ही साथ हम इस बात को जानेंगे कि इस लोच को, इलास्टिसिटी को निकालने के लिए अवकलन की, डिफरेंशियल की आवश्यकता क्यों पड़ी, और हमें इस बात का किस प्रकार से पता चलेगा कि हाँ, हम इलास्टिसिटी को निकालने के लिए अवकलन की सहायता लेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, क्या है लोच, इलास्टिसिटी, और आखिरकार अवकलन का प्रयोग क्यों करते हैं। परंतु उससे पहले हम फलन के बारे में जानते हैं, फंक्शन के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है। अगर परिभाषित रूप से हम देखें, जब एक चर वेरिएबल का मान दूसरे चर पर निर्भर करता है, अगर उनके मध्य संबंध को दर्शाते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं, तो वो हमारा फलन कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल की दृष्टि से आप यहाँ देख पा रहे हो, y फलन x है। यहाँ बराबर के लेफ्ट साइड में आपको y दिखाई दे रहा है और राइट साइड में x दिखाई दे रहा है। ये फलन है। यहाँ f फलन को दर्शा रहा है। ये f यहाँ x के साथ किसी प्रकार से कोई गुणा या भाग, डिवाइड के रूप में नहीं है, केवल f यहाँ फलन को दर्शा रहा है। और वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ हम देखेंगे सामान्यतः जो राइट हैंड साइड होता है उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको स्वतंत्र चर कहा जाता है, वो है, जबकि इधर लेफ्ट साइड में जो y दिखाई दे रहा है वो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाम से ही पता चल रहा है डिपेंड है किस पर, x पर। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस x में कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, y पर पड़ता है। सबसे पहले साथियों फलन को समझ लीजिएगा। एक तरफ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक तरफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। साथियों सामान्यतः वो आप देखोगे राइट हैंड साइड है, जो दायां भाग है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो स्वतंत्र चर है वही परिवर्तन करता है। परिवर्तन करने वाला, चेंज करने वाला, बदमाशी करने वाला कौन सा चर है, इंडिपेंडेंट है, उसका प्रभाव हम डिपेंडेंट पर देखेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि यह एक जो अक्ष है उसके कारण, बदलाव के कारण y पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको इसके अंदर हम शामिल करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर अर्थशास्त्र में हम देखें, यहाँ आपको एक मांग फलन दर्शाया गया है। यहाँ आप देखोगे लेफ्ट साइड में मांग है, दूसरे और राइट साइड में कीमत है। और जैसा कि आप लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अंदर समझते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग पर प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार का, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है मांग बढ़ती है। तो ये जो रिलेशन है वो एक फलन के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ आप जो मांग फलन है वो केवल ये दर्शा रहा है, ये दर्शाना चाहता है कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य एक अपोजिट, एक विलोम रिलेशन है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, फलन है। अब आगे हम देखेंगे कि लोच क्या दर्शाती है, इलास्टिसिटी क्या दर्शाती है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, और उसको जानने के लिए अवकलन का प्रयोग क्यों करते हैं। अब हम लोच पर चलते हैं। फलन का काम है केवल इन दोनों के मध्य रिलेशन को दर्शाना। दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहाँ इलास्टिसिटी की बात करें, इसका मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका विस्तृत वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हो। लोच जो संवेदनशीलता को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि प्राइस, यहाँ अगर मांग की लोच की बात करें तो मांग की लोच में कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग मात्रा है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी उसमें बदलाव होता है, उस मात्रा को जानने के लिए, उस संवेदनशीलता को जानने के लिए लोच का प्रयोग करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि मांग की लोच, तो यहाँ सीधा सा है कि मांग मात्रा में
जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है, परसेंटेज में जो चेंज होता है, उसमें वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो मांग की लोच प्राप्त होती है। साथियों, पुनः बताना चाहूँगा, यहाँ मांग मात्रा आपकी हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल और आपकी वस्तु की कीमत हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जैसा कि फलन में हमने देखा कि जो चेंज करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल करता है, जो स्वतंत्र चर करता है, और उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम देख रहे हैं। यहाँ साथियों इस बात को ध्यान में रखना आप कि जो परिवर्तन कर रहा है, जिसके कारण बदलाव होता है, उसको हमने यहाँ नीचे की तरफ रखा है, पीछे रखा है। और आपने देखा होगा, मैं कई बार ये उदाहरण एग्जाम्पल प्रयोग में लेता हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई सभा हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो हमेशा शोरगुल या लगभग हम आप देखोगे कि धक्का मुक्की वाला काम पीछे की तरफ होता है। इसलिए ये धक्का मुक्की या परिवर्तन का या बदमाशी वाले काम को वाला जो वेरिएबल है उसको हमने नीचे की तरफ रखा है। फिर अगर इसको हम सांकेतिक रूप में आप देखें तो इसको यहाँ हमने मांग मात्रा की जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको इस प्रकार लिखा है क्या डेल्टा क्यू क्या है, परिवर्तन को दर्शा रहा है कि मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे आप लाभ और हानि को देखा होगा आपने कि लाभ हानि में जो कि लाभ या हानि हुई उसको बट्टे के ऊपर रखते हैं, और जो प्रारंभिक मात्रा है उसको हम यहाँ नीचे रखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम कीमत की बात करें तो कीमत के प्रतिशत परिवर्तन को यहाँ इस प्रकार हमने दर्शाया है। यहाँ इसको 100 से 100 कैंसिल कर दिया और इसको हम हल करते हैं तो आपका ये प्राप्त हो रहा है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ठीक है, अब इसको आप आसान तरीके से ये इस प्रकार भी याद रख सकते हो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, यानी परिवर्तन कौन कर रहा है, P, और प्रभाव किसका पर, Q पर, इसलिए इसको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। और परिवर्तन करने वाले को कहाँ दर्शा रहे, हम नीचे की तरफ दर्शा रहे हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट, यहाँ P नीचे बैठा है तो बिल्कुल ऊपर रख दो, और Q ऊपर बैठा है तो इसको नीचे लिख दो। ये आपका सूत्र निकल कर आ गया, याद रह जाएगा ये सूत्र P/Q। और ये जो माइनस है वो एक चिन्ह को दर्शा रहा है, नेगेटिव रिलेशन को दर्शा रहा है। यहाँ केवल ये माइनस इनके दोनों के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बात ये भी आ रही है कि जब हमें ये पता है कि P प्रारंभ में कीमत 10 रुपये है और मांग मात्रा आपकी 20 है और कीमत है वो घटकर 5 हो गई और इससे मांग मात्रा है वो बढ़कर 40 हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको कीमत की जो प्रारंभिक मात्रा है, कीमत जो प्रारंभिक है वो भी पता है, मांग मात्रा प्रारंभिक कितनी है वो भी पता है, और कीमत में जो बदलाव हुआ और मांग मात्रा में जो बदलाव हुआ, ऐसी स्थिति में आपको इस सूत्र के माध्यम से इसका प्रयोग करके आप लोच है, इलास्टिसिटी है वो निकाल सकते हो। परंतु ये तो परिवर्तन रूप है, परंतु जब किसी प्रकार का बहुत छोटा परिवर्तन होता है या समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में अगर दिया हुआ हो, और जब हमें प्रारंभिक कीमत, बाद वाली कीमत और मात्राओं का ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, ऐसी स्थिति में हम अवकलन का प्रयोग करते हैं, डिफरेंशियल का प्रयोग करते हैं। आगे हम समझेंगे और बड़ी आसानी से हमें पता चलेगा कि कहाँ अवकलन का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार आप देखोगे कि बिंदु लोच, आपने जब लोच के विभिन्न मेथड पढ़े हैं उसमें बिंदु लोच, पॉइंट इलास्टिसिटी का जो मेथड है उसमें इस जो अवकलन विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको पता हो गया होगा। इसके बाद हम देखें कि कैसे पता चलेगा अवकलन का। यहाँ देखिएगा, वो बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आ गई है। जब आपको इस प्रकार से दिया हो, ये समीकरण के रूप में दिया हो, है ना, तो जैसे Q बराबर 100 माइनस 2P ये दे रखा है, ऐसी स्थिति में आपको किसी एक कीमत पर ये कह दे कि कीमत 10 पर जो है वो लोच है, इलास्टिसिटी वो निकाल के बताइएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा कि कीमत की प्रारंभिक कीमत कितनी है, बाद वाली कीमत कितनी है, मात्रा कितनी है, बाद वाली मात्रा कितनी है, वो मान दिए होते हैं, बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति में हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। ये बिंदु लोच की बात हो गई, कंटिन्यूस जो चेंज होता है, यहाँ फिर डेल्टा का प्रयोग न करके अवकलन का प्रयोग करते हैं। और आपने जो पहला वीडियो है, जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा वो आवश्यक रूप से देखिएगा, उसके बिना आगे नहीं समझ में आएगा। अवकलन अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग का एक बेस है, उसको समझना होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम अवकलन में किसको कौन से
चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप ये त्रिभुज का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी पी। ये इसका मतलब वो अवकलन के रूप में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम अवकलन का प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ एक इक्वेशन है, ये x बराबर 250 माइनस पी माइनस 0.05 पी स्क्वायर है। यहाँ x है वो वस्तु की मांग मात्रा और p है कीमत है। और ऐसी स्थिति में यहाँ आपको जैसा कि पहले में हमने देखा कि कीमत की दोनों जो प्रारंभिक कीमत और बाद वाली कीमत, प्रारंभिक मांग मात्रा और बाद वाली मांग मात्रा नहीं दे रखी है, केवल एक समीकरण के रूप में दे रखा है। ऐसी स्थिति में हम अवकलन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ये कह रहा है कि जब कीमत 10 रुपये हो तो मांग की लोच ज्ञात करनी है। ये सूत्र जिसकी हमने चर्चा कर ली, P अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी की जगह यहाँ हमने क्या प्रयोग किया है, डी एक्स अपॉन डी पी का प्रयोग किया है। और यहाँ माइनस के निशान को हमने हटा दिया है। केवल यहाँ माइनस का निशान था, वो केवल डायरेक्शन को दर्शा रहा था, दिशा को दर्शा रहा था। साथियों, मैं कई बार कहता हूँ खुद का नाम पूछते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं श्री अशोक कुमार, जब हम किसी दूसरे का बोलते हैं तो श्री लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ अगर मांग की कीमत की लोच का सूत्र पूछा जाता है तो माइनस का निशान हम लगाकर बताएंगे। परंतु अगर हम इससे किसी प्रकार की इक्वेशन हल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम माइनस के निशान को हटा देंगे। तो ये है। अब यहाँ आप देखोगे कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सूत्र याद आपको रखना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप देखिए P बराबर 10 है। अब हम यहाँ P का मान इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमने यहाँ रखा 250, तो है वैसा का वैसा, P की जगह 10 रख दिया, 0.5 ऐसा का ऐसा, और यहाँ P स्क्वायर की जगह P का मान कितना है, 10 है, ये स्क्वायर निकाल दिया और फिर इसको हल किया तो 235। यानी इस सूत्र में हमें P पहले से दे रखा है और x हमने निकाल लिया। परंतु अब बात आई डी एक्स अपॉन डी पी की। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। और साथियों, अवकलन का मैंने बता दिया है, पुनः वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सीधा बताऊँगा। यहाँ ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। P का P के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे निशान किसका है, माइनस का है, माइनस का लगा दिया। और यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया कि पावर नियम क्या होता है, घात पहले लिखते हैं और पावर में से क्या करते हैं, 1 माइनस से करते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे। और 0.05 पहले से लिखा हुआ है तो 0.05 को 2 से मल्टीपल करेंगे और P स्क्वायर P की पावर 2 में से 1 घटाएंगे। तो यहाँ इस 0.05 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0.10 आएगा। और 2 घात में से 1 घात घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 1, और 1 को हम लगाते नहीं हैं। और यहाँ फिर P का मान जो ये दे रखा है वो रखेंगे। तो इस प्रकार आपका डी एक्स अपॉन डी पी का मान कितना प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। साथियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे, P की जगह P का मान रखेंगे, x की जगह x का रखेंगे, ये इंटू है तो इंटू लगा देंगे। और डी एक्स अपॉन डी पी का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। और जब इसको हल करेंगे तो आपको ये लोच का मान प्राप्त होगा जो -0.08 प्राप्त हुआ है। तो ये इस प्रकार से आप लोच निकाल सकते हो। और भी हम देखें किस, एक और क्वेश्चन आप देख रहे हो कि P बराबर 10 e की पावर -x अपॉन 4। तो मांग की लोच ज्ञात करनी है, मांग की लोच कितनी है, और मांग की लोच अगर इकाई है तो किस उत्पादन पर होगा। एक और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मांग की लोच इकाई हो तो ऐसी स्थिति में कितना प्राप्त हो। ये सूत्र है, बार बार नहीं बताने की आवश्यकता होगी। फिर आप देखोगे कि सबसे पहले हम यहाँ ये डी एक्स अपॉन डी पी का मान प्राप्त करेंगे, डी एक्स अपॉन डी पी का। तो आप देखिएगा यहाँ इतनी देर तो हमने देखा कि x इधर था और P इधर था, राइट हैंड साइड में P था, लेकिन इधर अब इसमें क्या है, P इस तरफ है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ P लिख दिया और 10 e की पावर -x अपॉन 4 x इधर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिवर्स जो नियम है, जो अपोजिट का नियम है अवकलन का, वो आपको ध्यान में होगा, उसका प्रयोग करके हम पहले डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो मैंने ई अचरांक का जो नियम बताया था आपको, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 e की पावर x-4 को ऐसा का ऐसा लिखते हैं जब e का अवकलन करते हैं। अब ये तो इसका अवकलन हुआ e का, अब
इसके ऊपर पावर है उसका अवकलन कितना होगा, कि ऊपर पावर कितनी है, x बटे 4 है, तो x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो गया, -1/4। ठीक है। अब पुनः कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अवकलन वाले नियम जरूर देखिएगा। ठीक है, वहाँ समझने के बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करें तो क्या होगा, 4 से ये काटेंगे तो 5/2 हो गया, और e की पावर -x/4 ऐसा का ऐसा हमें लिखना है। ठीक है, फिर हमें पता है क्या कि dx/dt बराबर क्या होता है, अपोजिट dp/dx। आपने जो अवकलज किया है, जो डेरिवेशन आपने निकाली है, ठीक उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, dx/, यही तो रिवर्स का नियम है। तो इसका मतलब जो आपने ये निकाला है उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उल्टा कर दो भाई, ये dp/dx का मान ये वाला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, तो 2/5 ई की, ये ई वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ये वाला ये नीचे आ जाएगा, तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, -x/4। यहाँ एक तो है ही और एक अपोन में ये लिख दिया, और ये वाला उल्टा हो जाएगा, 5 है वो नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये तो आपका dx/dp आ गया। फिर ये मान है वो सूत्र में हम रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, p की जगह तो जो p का मान दे रखा वो रख दिया 10 e की पावर x-4, x की जगह x है, और dx/dp की जगह जो ये अभी मान निकाला है वो रख दिया। तो ये हमारा जो लोज है वो कितनी प्राप्त होगी, 4/x प्राप्त होगी, क्योंकि e की पावर -x/4 है, वो ये दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 से ये काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारी इलास्टिसिटी प्राप्त हुई है। इसके बाद ये अगला प्रश्न इसके अंदर कह रहा है कि मांग की लोच इकाई किस उत्पादन पर होगी। तो मांग की लोच हमने कितनी प्राप्त की है, 4/x है। ये मॉडुलस का निशान है, यानी माइनस के निशान को हटा दिया, ये 2 खड़ी लाइन है ना, इसका मतलब है प्लस माइनस के निशान को छोड़ दिया। मांग की लोच को अब किसके बराबर ले रहे हैं, इकाई के बराबर ले रहे हैं। तो अब इकाई के बराबर लेंगे तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, x को इधर चला जाएगा ना समीकरण के रूप में, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ x बराबर कितना होगा, 4, क्योंकि ये है 4/x बराबर 1, यानी लोच को कितना मान लिया, इकाई के बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि उत्पादन के 4 होने पर मांग की लोच किसके समान हो जाएगी, इकाई के समान यहाँ प्राप्त होगी। इसके बाद और भी 2-4 क्वेश्चन और है, वो हम देख लें, है ना। तो यहाँ एक और है, या p बराबर a - b x², तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ भी देखिए इस समीकरण को उल्टा लिख दिया है, क्योंकि अधिकांशतः क्या है कि x बराबर आता है, x हमेशा लगभग आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड है उस तरफ आ रहा है, यहाँ p आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सूत्र देखिए, सूत्र आपको पता है। अब यहाँ आप dp/dx निकाल लो, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो यहाँ जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसका हम अवकलन करेंगे इसका, तो ये एक स्थिरांक कांस्टेंट राशि है, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, -b तो कांस्टेंट राशि है, उसको ऐसा कैसा रख देंगे, और 2 आगे चला जाएगा, पावर को आगे लिखते हैं, और पावर में से कितना माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो आपका ये कितना प्राप्त होगा, -2bx। फिर जो रिवर्स नियम है वो क्या होता है, dx/dp का उल्टा, और dx/dp की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सूत्र में ये है, हमने निकाल लिया, ये तो निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका उल्टा कर दो, तो 1/dp/x, जो आपने जो dp/x का मान निकाला है dx का, वो यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये dx/dp का मान प्राप्त हुआ है 1/-2bx। अब ये सूत्र में मान रख दो, p की जगह p का मान रख दिया, x ऐसा का ऐसा रख दिया, और dx/dp की जगह ये मान रख दिया है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इससे 1 से मल्टीपल करेंगे, और इस x को 2bx से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2bx², और ये माइनस का निशान है, तो ये आपकी ये लोच प्राप्त हुई है। इसी प्रकार यदि मांग फलन है, अब देखो यहाँ और ऊपर वाले मांग फलन में अंतर देख लीजिए, यहाँ p बराबर था तो यहाँ ये x के बराबर ले लिया, तो यहाँ तो आपको रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सीधा हो जाएगा p/x इंटू dx/dp। सीधा ही आप p के सापेक्ष इसका क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, तो इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आ गया, p आ गया, और डिपेंडेंट कितना x आ गया। ठीक है, यहाँ आपको रिवर्स करने की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि आपने पहले क्या निकाला, dp/dx निकाला, फिर उसका अपोजिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत आने वाली है। तो ये आपको निकालना है, इसका जो जवाब है आपको कॉमेंट बॉक्स में दर्ज करना है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं जिनको भी हम हल करें। तो यहाँ देखिएगा कि यदि p बराबर 20 -
5/2 हो तो Q बराबर 6 पर लोच निकालिए। तो वही है सूत्र, आपको पता है मेथड क्या होता है, मेथड ये लिखा हुआ ही है यहाँ। अब dP/dQ के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो 20 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट राशि है, और Q का Q के सापेक्ष कितना होता है 1, और 1 को 5/2 से मल्टीपल करेंगे तो -5/2। अब हमें सूत्र में dQ/dP प्राप्त करना होता है, तो क्या करेंगे, जो हमने अवकलन किया था उसका अपोजिट कर देंगे, तो ये 5/2 का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। फिर वही सूत्र में मान रख दो, P की जगह P का मान रख दो, Q की जगह Q का रख दो। तो P कितना है P, तो ये रख दिया, Q की जगह Q, और ये कितना आया आपका 2/5 आया, ये रख दिया। इस प्रकार हमने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है Q बराबर 6 है, तो आपको जहाँ Q दिखाई दे रहा है वहाँ हम रख देंगे, तो 20 - 5/2 और Q की जगह 6 रख दिया, तो ये 20 - 5/2 और ये 6 रख दिया क्योंकि Q का मान रखा हुआ है, तो ये इससे 3 बार कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 और ये Q की जगह कितना एक रखना है 6, तो ये 5/6 हो गया, और ये दे ही रखा है, ये इसको हल करेंगे 5 से 5 कट गया और ये कटेगा, तो -1/3 ये हमारा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आपको समीकरण के रूप में जब दिया होता है उसका हम अवकलन के माध्यम से उसकी लोच प्राप्त करते हैं। आगे हम नए वीडियो में जो सीमांत लागत है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है अवकलन के माध्यम से, साथ ही साथ जो वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से अवकलन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित भी वीडियो हम लाएंगे। आपको आज का वीडियो किस प्रकार से लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियो लाए जा सकें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।